जैसा कि हम लोगों ने बात की थी, अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 31, 32 एंड 33 और 34 के बारे में। क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है बट इजी हैं, ठीक है। देखिए कैसे करना है इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 31, 32 एंड 33 करने से पहले मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूँ, जो पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, बस आपको जानना चाहिए कि वो पॉइंट है क्या। आखिर लिखा है सपोज एच एंड जी आर रियल वैल्यूड फंक्शन। हमने माना कि जो एच और जी है क्या दोनों रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब क्या है कि ये हर एक रियल वैल्यू के लिए क्या है, डिफाइंड है। सच दैट एच ऑफ जी इज डिफाइंड एट सी। बोला गया कि जो एच ऑफ जी फंक्शन है, ये जो एच ऑफ जी फंक्शन है इसका मतलब क्या, एच ऑफ जी का मतलब क्या समझ जाइए पहले। एच ऑफ जी का मतलब ये है कि दो फंक्शन से मिलकर एक फंक्शन का बनना। किन्हीं दो फंक्शंस को हम फॉर्म क्या करें, कंपोजिट करें। किन्हीं दो फंक्शन क्या करें, कॉम्बिनेशन को। किन्हीं दो फंक्शन के कॉम्बिनेशन से जब हम एक फंक्शन फॉर्म करते हैं तो उस फंक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन फंक्शन। यानी कि हमारा जो फंक्शन बनता है न्यू फंक्शन, वो फंक्शन हमारा क्या हो जाता है, एच ऑफ जी हो जाता है। जाहिर सी बात है, मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि आप जब दो फंक्शंस को एक साथ कंबाइन करते हो, फिर कंबाइन करने पे जो नया फंक्शन मिलता है उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन यानी कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। तो उस कंपोजिट फंक्शन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम लोग, एच ऑफ जी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन एच और जी फंक्शन है। जब ये दोनों फंक्शन जब ये दोनों फंक्शन क्या होगा, कंबाइंड हो गए, कंबाइंड होकर एक नया फंक्शन फॉर्म किए, उस फंक्शन को हमने क्या बोला, कंपोजिट फंक्शन। तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, एच ऑफ जी से डिनोट करेंगे। तो ये जो एच ऑफ जी फंक्शन है, जो एक कंपोजिट फंक्शन हमें मिला है, ये डिफाइंड होगा किस पर, एट सी पर। यानी जो कंपोजिट फंक्शन है वो उस सी पर, एट सी पर डिफाइंड होगा। लेकिन कब डिफाइंड होगा उसके बारे में क्या बोला गया है, इफ g इज कॉन्टिन्यूस एट c एंड h इज कॉन्टिन्यूस एट g ऑफ c। बोला गया कि जो h ऑफ g है इज कॉन्टिन्यूस एट c, यानी जो आपका कंपोजिट फंक्शन है h ऑफ g, ये कॉन्टिन्यूस होगा किस पर, एट c पर। लेकिन कब होगा, जब आपका g फंक्शन c पर कॉन्टिन्यूस हो और h फंक्शन g ऑफ c पर कॉन्टिन्यूस हो। मेरी बात आप समझ पाए कि जो एच ऑफ जी, जो आपका कंपोजिट फंक्शन मिला है, दो फंक्शन के कॉम्बिनेशन का जो फंक्शन मिला है, वो फंक्शन आपका एट सी पॉइंट मतलब किसी कांस्टेंट पॉइंट पर तभी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, जब आपका जी फंक्शन सी पर कॉन्टिन्यूस हो, एच फंक्शन जी ऑफ सी पर कॉन्टिन्यूस हो। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो एच ऑफ जी होना चाहिए, एच ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू में क्या होना चाहिए, एच ऑफ जी ऑफ एक्स के इक्वल। अगर ये इसके इक्वल हो गया, मतलब या फिर ये बोलें कि एच ऑफ जी ऑफ एक्स जो है किसी पॉइंट पर, हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट में बात करेंगे, कॉन्स्टेंट पॉइंट में बात करेंगे, किस पे, एट एक्स इक्वल टू सी पर। मान लीजिए एट एक्स इक्वल टू सी पर बात करें और सी बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर पे हम बात कर रहे हैं। तो इस पर ये फंक्शन आपका है जो कंपोजिट फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस कब होगा, जब जी ऑफ सी एट सी पर कॉन्टिन्यूस हो और जो एच है वो जी ऑफ सी पर कॉन्टिन्यूस हो, तब जाकर आपका ये फंक्शन क्या होगा, एट सी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है ना। तो इसी के बिहाफ पे हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हम इस क्वेश्चन को जैसा जनरली पहले क्वेश्चंस करते आए हैं उसके अकॉर्डिंग भी इस क्वेश्चन को बता सकते हैं, इसका सोल्यूशन दे सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग में इसका सोल्यूशन हम दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन दो तरीके से देखने वाले हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, हम अपने तरीके से देखेंगे जैसा कि हम लोग पहले क्वेश्चंस को करते आए हैं। पहले क्वेश्चंस कैसे करते आए हैं, जब हमें कोई पर्टिकुलर पॉइंट या कोई पॉइंट जब नहीं दिया होता है कि आपको किस पॉइंट पर उसकी कंटिन्यूटी को बताना है, किस पॉइंट पर चेक करना है कि वो फंक्शन आपका कंटिन्यूस है या नहीं है। तो अगर वो आपको पॉइंट नहीं दिया होता तो हम अपनी तरफ से एक पॉइंट लेट करते हैं। जो पॉइंट होता है आपका कौन सा, कांस्टेंट पॉइंट होता है, जो बिलोंग करता है कहाँ से, रियल नंबर से बिलोंग करता है। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, ये तो चीज़ें हमने पढ़ी पहले, यही हमें करना है। तो हमने इस क्वेश्चन में देखा, इस क्वेश्चन में करना क्या, हमें इस क्वेश्चन में हमें शो करना है। क्या शो करना है, जो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर आपको दिया हुआ है, ये क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। हमें ये शो करना है कि जो एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर आपको ये फंक्शन दिया हुआ है, ये एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ये हमें शो करना है। तो हमने आपसे बोला कि जब आपको कॉन्टिन्यूस फंक्शन शो करना है तो ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस कब होगा, जब इसकी लिमिटिंग वैल्यू इसके फंक्शन वैल्यू के इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन वैल्यू इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर बात करनी है। अगर आपको उस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर भी चेक करना होता तब आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को चेक करते, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी लिमिटिंग वैल्यू देखेंगे और इसकी फंक्शन वैल्यू देखेंगे बस। ठीक है। लेकिन जैसे यहाँ पे हमने बोला एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर है, तो इसकी कंटिन्यूटी को चेक करना है। तो हम क्या बोलेंगे, अगर हम बात करेंगे इसकी कंटिन्यूटी को किस पर, एट एक्स इक्वल टू सी पर। किस पे बात करेंगे, एट एक्स इक्वल टू सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, जो कि सी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है और कहाँ से बिलोंग कर रही है, रियल नंबर से बिलोंग कर रही है। तो हम ये बोलेंगे कि अगर हम इस फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर की बात करें एट एक्स इक्वल टू सी पर, तो उसकी फंक्शनल वैल्यू क्या होगी, तो हम बोलेंगे एट एक्स इक्वल टू सी पर जो इसकी फंक्शन वैल्यू होगी एफ ऑफ सी इक्वल टू में कॉस सी स्क्वायर, ये होगी इसकी फंक्शन वैल्यू। अगर हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू की बात करें तो हम बोलेंगे लिमिट
एक्स टेंडिंग टू सी, क्योंकि एट एक्स इक्वल टू सी पर बात हो रही है तो एक्स टेंडिंग टू सी, फंक्शन क्या है हमारे पास वही रहेगा, तो हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर सी। जब आप इसकी लिमिट को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कॉस सी स्क्वायर मिलेगा। तो स्टूडेंट्स आपने क्या देखा, जो फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू है और इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है दोनों ही आपस में क्या आ गई, इक्वल आ गई। इट मीन्स हम बोलेंगे कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में एफ ऑफ सी, ये दोनों ही क्या है, आपस में इक्वल है। इट मीन्स हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये हम बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर हम एक बात और बोल सकते हैं, ये कि जो आपका फंक्शन है, जो आपका ये फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन क्या है, फंक्शन की जो वैल्यू आई है दोनों जगह पे क्या कांस्टेंट आई है। तो कांस्टेंट अगर आ गई तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके कांस्टेंट फंक्शंस होते हैं ये ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं। इसके बारे में बात हम लोगों ने पहले भी की, चीज़ मैंने आपको पहले ही बताया, जो कांस्टेंट फंक्शंस होते हैं ये ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस होते हैं। तो आपको डायरेक्टली देख लिया कि अगर आपने एफ ऑफ सी की वैल्यू कांस्टेंट मिली, इट मीन्स आपका जो ये फंक्शन है क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, आप ऐसे भी बोल सकते हो। और रिटर्न फॉर्म में अगर लिखना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ये हो गया आपका पहला मेथड, मेथड नंबर 1। अब हम बात करेंगे मेथड 2 की। मेथड 2 में हम क्या देखने वाले हैं, जो हमने बात की, जो हम लोगों ने अभी देखा यहाँ पर, जो थ्योरम हमने देखी, इस थ्योरम के बेसिस पर अगर इस क्वेश्चन को करना चाहें तो कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, हमारे पास जो फंक्शन है वो एफ एक्स इक्वल टू में अपन लोगों को दिया हुआ है कॉस एक्स स्क्वायर। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर आपको जब दो फंक्शन दिए होते हैं, उन दोनों फंक्शन को जब कंबाइन करते हो आप, तो आपको एक कंपोजिट फंक्शन फॉर्म होता है। उस कंपोजिट फंक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं, एच ऑफ जी से या जी ऑफ एच से, जिससे भी आप समझ पाओ, जिस तरीके से आपने डिनोट किया उस तरीके से। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास दो फंक्शन दिए हुए हैं, कैसे कैसे दिखाता हूँ। एक आपको दिया हुआ है जी ऑफ एक्स इक्वल टू में कॉस एक्स दिया हुआ है, और दूसरा जो फंक्शन आपको दिया हुआ है वो एच ऑफ एक्स इक्वल टू में एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, ट्रिगो फंक्शन है ये आपका। कैसा फंक्शन है ये ट्रिगो फंक्शन है। कैसा फंक्शन है ये आपका, ट्रिगो फंक्शन है। और ये कैसा फंक्शन है, ये आपका पैराबोला फंक्शन है, ये पैराबोलिक है, या फिर ये बोले एल्जेब्रिक फंक्शन है तो ये एल्जेब्रिक फंक्शन, लेकिन एल्जेब्रिक फंक्शन में कौन सा फॉर्म है, ये पैराबोलिक के फॉर्म है, पैराबोला का फॉर्म है। किसका फॉर्म है, पैराबोला का फॉर्म है। तो हम ये बोलेंगे कि जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, जैसे यहाँ पे जो कॉस एक्स है, अगर कॉस एक्स के ग्राफ की बात करें तो हमारा जो कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ होता है वो कैसे बनता है, इसी तरीके से तो फॉर्म होता है। तो ये कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। तो कॉन्टिन्यूअस की अगर हम डेफिनेशन जाने तो डेफिनेशन क्या होती है, अगर हम किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करें, उसका ग्राफ जब हम ड्रॉ करें और विदाउट पेन लेफ्ट किए हमारा ग्राफ कॉन्टिन्यूअस ऐसे चलता चला जाए, तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। या फिर हमारा ग्राफ कहीं पे, जो हमारा ग्राफ है वो कहीं पर ब्रेक ना हुआ हो, अगर ब्रेक हो जाएगा तो डिसकंटिन्यूअस, अगर ब्रेक नहीं होगा तो कॉन्टिन्यूअस। क्या यहाँ पर हमारा ग्राफ कहीं पर ब्रेक हुआ है, नहीं। इट मीन्स जो आपका फंक्शन है यानी कॉस एक्स क्या है, आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, आप ऐसे ही बोल दिए। फिर एच एस इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर की बात करें तो एच एस इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अगर फंक्शन की बात करें, इसका ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं, आपका जो ग्राफ बनेगा वो ये वाला इसका ये बनेगा। ठीक है, जब ये इसका ग्राफ बनेगा तो देखिए ये भी कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है ना। हमने कहा कहीं पे ब्रेक हुआ है ग्राफ कहीं पे ब्रेक हुआ, नहीं ब्रेक हुआ। हमने पेन उठाया, पेन रखा यहाँ पर और ये ऐसे हमने इसको ड्रॉ कर दिया, इसका ग्राफ ड्रॉ हो गया, हमने पेन कहीं पे लिफ्ट नहीं किया। इट मीन्स आपका जो ये फंक्शन है एच एक्स इक्वल टू में एक्स स्क्वायर, ये भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो आप क्या बोलोगे, जी एक्स भी कॉन्टिन्यूअस है, एच एक्स भी आपका कॉन्टिन्यूअस है, तो क्या एच ऑफ जी कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने यहाँ बोला है कि अगर जी किसी कांस्टेंट वैल्यू पर, आप किसी कांस्टेंट सी पर अगर कॉन्टिन्यूअस है और एच आपका जी ऑफ सी पर कॉन्टिन्यूअस है, इट मीन्स आपका जो फंक्शन है कंपोजिट फंक्शन एच ऑफ जी भी कॉन्टिन्यूअस होगा। बट कैसे होगा वो दिखना है हमें, चलिए देखते हैं कैसे कॉन्टिन्यूअस होगा। ये मैंने आपको सिर्फ ये दिखाया कि अगर आप चेक करना चाहो कि आपका कॉस एक्स स्क्वायर कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, तो वो आप इसे ग्राफ अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब अकॉर्डिंग टू इसके चले तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे, पहले हम ये चेक करेंगे कि देखेंगे कौन सा फंक्शन किसके अंदर मिल रहा है। जैसे देखिए, जी ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स दिया हुआ है, एच ऑफ एक्स इक्वल टू में एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। अगर मैं आपसे कभी भी पूछूं कि अगर आप कॉस एक्स की वैल्यू यहाँ पे डालोगे तो एक्स के प्लेस में कॉस एक्स हो जाएगा, यहाँ पर भी एक्स के प्लेस में कॉस एक्स हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स मिलेगा। हमें चाहिए कॉस एक्स स्क्वायर, तो कॉस एक्स स्क्वायर अगर हमें चाहिए तो हम क्या बोलेंगे कि आप जी ऑफ एक्स में एच एक्स की वैल्यू डालो, जी ऑफ एक्स में एच एक्स की वैल्यू डालो, तो आपको क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा। तो हम ये बोलेंगे कैसे पता, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप यहाँ पे डालोगे जी ऑफ एक्स में
x की वैल्यू डालोगे तो यहाँ देखो, जब x की प्लेस पे आप x स्क्वायर डालोगे तो यहाँ x स्क्वायर होगा, यहाँ पर भी x की प्लेस में x स्क्वायर डालोगे तो x स्क्वायर होगा, तो आपको fx फॉर्म हो जाएगा। ऐसे चेक करना है। कैसे चेक करना है? पहले तो आपको ये चेक करना है कि g के अंदर h होगा कि h के अंदर g होगा, ये आप अपने तरीके से चेक कर सकते हो। पहले आप ऐसे नॉर्मल डाल करके देख लो। जैसे हमने कहा कि अगर हम g लेते हैं, g के अंदर हम ये कह रहे हैं g के अंदर h होगा, क्यों? क्योंकि जब h की वैल्यू h ऑफ x है ना इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x की प्लेस पे जब यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर डालोगे जी ऑफ एक्स स्क्वायर मिलेगा, और जी ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? कॉस एक्स स्क्वायर होगा। कॉस एक्स स्क्वायर कैसे मिल रहा है? एफ एक्स की वैल्यू को मिल रहा है। तो इट मीन्स हम बोलेंगे जी के अंदर आपका एच ऑफ एक्स होगा। ठीक है, देखिए कैसे लिखेंगे इसको, बोलेंगे जी ऑफ एच ऑफ एक्स, मतलब जी के अंदर कौन है? एच है। इसको कैसे लिखेंगे? लिखेंगे जी ऑफ एच ऑफ एक्स, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि जो आपका ये फंक्शन है एच ऑफ एक्स, जो फंक्शन है किसी कांस्टेंट किस पे? एट एक्स। जो एच ऑफ एक्स है, जो एच ऑफ एक्स है वो एट एक्स इक्वल टू सी पर क्या है? कॉन्टिन्यूअस है, बिलोंग्स टू रियल नंबर। यानी हर एक रियल नंबर के लिए आपका जो फंक्शन एच ऑफ एक्स क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, अगर ये फंक्शन हमारा एट एक्स इक्वल टू सी पर हर एक रियल वैल्यू के लिए कॉन्टिन्यूअस है, इट मीन्स हम क्या बोलेंगे कि जी ऑफ एच ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी हमारे पास है? एक्स स्क्वायर है। ठीक है, किसकी है? जी ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब हम ये कहेंगे कि जो जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ जो जी फंक्शन है हमारा, जो फंक्शन जी है, ये किस पर? एच ऑफ सी पर क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। तो एच ऑफ सी की वैल्यू कितनी मिली? मान लीजिए ये आई हमारे पास, तो हम बोलेंगे कि जी ऑफ एक्स स्क्वायर की आप वैल्यू निकाल लो। तो जी ऑफ एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर कैसे मिलेगी? एक्स के प्लेस पे आप एक्स स्क्वायर डाल दो। जब एक्स के प्लेस पे आप एक्स स्क्वायर डालोगे तो आपको क्या मिलेगा? कॉस एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आपको जी ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए, तो जी ऑफ एक्स स्क्वायर के लिए क्या करोगे? यहाँ पे एक्स के प्लेस पे एक्स स्क्वायर डालोगे, यहाँ पर भी एक्स के प्लेस पे एक्स स्क्वायर डालोगे, तो जी ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिलेगी? कॉस एक्स स्क्वायर, जो कि आपको मिल गई। तो स्टूडेंट्स आपने क्या देखा? जो जी ऑफ एच ऑफ फंक्शन एक्स, ये जो आपका ये जो कंपोजिट फंक्शन है, ये कंपोजिट फंक्शन यानी कि जो ये फंक्शन, यही तो कंपोजिट फंक्शन है ना, ये जो कंपोजिट फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस होगा। कब होगा? जब ये कॉन्टिन्यूअस खुद होगा। यानी कहने का मतलब है जो कॉस एक्स स्क्वायर आपके पास आया है ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। क्यों होगा? हम ये बोलेंगे कि जो कॉस एक्स है, कॉस एक्स इज here cos x is trigo function and it is continuous at x is equal to c। फिर बोलेंगे एक्स स्क्वायर इज अ पैराबोलिक फंक्शन, it is also continuous at x is equal to c। therefore क्या बोलेंगे? therefore cos x square is also continuous function। ठीक है ना? तो कहने का मतलब मेरे ये है स्टूडेंट्स कि आपका जो cos x है और x स्क्वायर, ये दोनों ही फंक्शन एट x इक्वल टू c पर क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। इट मीन्स आपका जो g ऑफ h ऑफ x है ये भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। बाकी करने का जो आपका वे है, जो पैटर्न है, वो आपका यही रहेगा। कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, आपको इन क्वेश्चंस को ऐसे ही करना है बस। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा क्वेश्चंस को करने का वे क्या है। अगर आपको ये डाउट हो तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर कोई फंक्शन आपको दिया है तो ये फंक्शन आपका कंपोजिट फंक्शन होगा, कोई दो फंक्शन से मिलकर बना है, तो आप उन दोनों फंक्शन को क्या करोगे? पहले अलग करोगे। कैसे अलग करोगे? चाहे आप उसको पहले एच ऑफ एक्स मान लो, चाहे जी ऑफ, किसी को भी जो मानना है वो मान सकते हो। तो जी ऑफ एक्स इक्वल टू हमने कॉस एक्स मान लिया, एच ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर मान लिया। अब आपको ये चेक करना है कि कौन सा फंक्शन किसके अंदर आपको मिल रहा है। मतलब कि जैसे कि देखिए एच ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स हमें ये मिलना चाहिए, हम जो भी फंक्शन को जिसके अंदर रखने पर हमें ये फंक्शन मिलना चाहिए। तो हमने क्या देखा कि अगर हम एच ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसको अगर जी ऑफ एक्स के अंदर डालें तो हमें क्या मिलेगा? ये फंक्शन फॉर्म होगा। तो हम बोलेंगे तो आपको एच एस को जी एक्स के अंदर रखना है, तो हम क्या बोलेंगे? जी ऑफ एच ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एच ऑफ एक्स हो जाएगा। बट अगर आपका जी एक्स एच एक्स के अंदर होता तो हम क्या बोलते? एच ऑफ जी ऑफ एक्स बोलते। इस तरीके से आपको करना है, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है ना? चलिए, तो अब आप ये क्वेश्चन नंबर 31 नोट डाउन कर लीजिए। ओके, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 को भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, आप चाहे जनरली जैसे अभी तक हम करते हैं उस तरीके से कर लीजिए, या फिर अगर आपकी इच्छा है तो आप इस मेथड से भी कर लीजिए, जो आपको इजी लगे आप वैसे कर सकते हैं। ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट इतना ध्यान रखिएगा, जब आप सेकंड मेथड का यूज़ करिएगा तो वहाँ पर आप स्टेटमेंट जरूर लिख दीजिएगा।
ठीक है ना। स्टेटमेंट लिखेंगे तो आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे, क्योंकि अगला बंदा जानना तो चाहेगा ना कि आप किस बिहाफ पे चीज़ें की हो, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट जरूर लिखिएगा, स्टेटमेंट मत भूलिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे बोला गया है कि शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू मॉड कॉस एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। हमें शो करना है कि जो एफ एक्स इज इक्वल टू में मॉड ऑफ कॉस एक्स दिया हुआ है, ये आपका क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। किस क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन, हमें ये शो करना है। तो हम फिर से बोलेंगे, जब हमें कोई पॉइंट नहीं दिया होता तो हम अपनी तरफ सेलेक्ट करते हैं कौन सा पॉइंट, एट एक्स इक्वल टू सी, किसी कॉन्स्टेंट पॉइंट रिलेट करते हैं और जो कि बिलोंग करे कहाँ से, रियल नंबर से। तो हम ये बोलेंगे कि जो एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस एक्स है, इसकी कॉन्टिन्यूटी को हम चेक करें किस पर, एट एक्स इक्वल टू सी पर, जो कि बिलोंग कर रहा है कहाँ से, रियल नंबर पर। अगर इसकी कॉन्टिन्यूटी को हमें चेक करनी है तो हम क्या बोलेंगे, इसकी फंक्शन वैल्यू को चेक कर लेते हैं। तो एफ ऑफ सी इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, कॉस सी, मॉड ऑफ कॉस सी मिलेगा, जो कि क्या है, कांस्टेंट है। तो ये हो गया एफ ऑफ सी। अब हमें क्या चाहिए, इसकी लिमिटिंग वैल्यू चाहिए, यानी लिमिट चाहिए। तो लिमिट के लिए क्या बोलेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी मॉड ऑफ कॉस एक्स। लिमिट को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, मॉड ऑफ कॉस सी। तो इसमें हमने क्या देखा, इसकी जो फंक्शन वैल्यू है इसकी लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल है। इट मीन्स आपका जो फंक्शन एफ एक्स है वो कॉन्टिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल टू सी बिलोंग्स टू रियल नंबर पर। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल जो अभी तक हम करते हैं। अगर हम इसके नेक्स्ट मेथड की बात करें, मेथड नंबर 2, तो मेथड नंबर 2 में कैसे करना है हमें, नॉर्मल जैसे हम बोलते हैं अभी तक, स्टेटमेंट जरूर एक बार लिख दीजिए। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखा था ना, इसके लिए, इस मेथड के लिए वही स्टेटमेंट आप जरूर लिख लीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है। मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं बार बार लिखने से कोई मतलब नहीं है, एक बार आप समझ गए, आप समझदार खुद हो, ठीक है ना। चलिए देखिए मेथड नंबर 2 क्या बोलेंगे कि हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू पे दिया हुआ है यहाँ पर कॉस एक्स मॉड ऑफ कॉस एक्स दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है कि हम कैसे यहाँ पर फंक्शन ब्रेक है, यहाँ कैसे दो फंक्शन हमें दिख रहे होंगे। यहाँ पर आपको भी दो फंक्शन दिए हुए हैं, ये दो फंक्शन से फॉर्म होकर के एक कंपोजिट फंक्शन आपका बना हुआ है एफ ऑफ एक्स। कौन कौन से दो फंक्शन यहाँ पर देखिए, अगर हम बोलें तो यहाँ पे एच ऑफ एक्स जो है आपके पास है क्या है, मॉड ऑफ एक्स है, और जो जी ऑफ एक्स है वो आपके पास क्या है, कॉस एक्स है, ठीक है। ये दो फंक्शन है आपके पास। अब देखिए ये दो फंक्शन हैं तो यहाँ पर, बट अब आपको क्या करना है, इसको कंपोजिट फॉर्म में लिखना है। तो लिखने के लिए हम ये बोलेंगे, आप ये चेक करो कि कौन से फंक्शन को किसके अंदर रखना है जिससे कि हमें ये फॉर्म हो जाए। तो आप देखोगे जब आप जी ऑफ एक्स की वैल्यू को इसमें डालोगे तो आपको मॉड ऑफ कॉस एक्स मिलेगा। जैसे देखिए आप जी ऑफ एक्स यानी कि कॉस एक्स चाहते हो, क्या क्या दिया, कॉस एक्स दिया है। तो अगर आपको क्या चाहिए, एच ऑफ कॉस एक्स चाहिए, तो कॉस, अगर आपको क्या चाहिए, एच ऑफ कॉस एक्स चाहिए, तो मैं बोलूँगा आप क्या करिए, कॉस एक्स की वैल्यू इस मतलब एच ऑफ कॉस एक्स चाहिए तो एस के प्लेस में क्या डालिए, कॉस एक्स डालिए, तो आपको क्या मिलेगा, मॉड ऑफ कॉस एक्स मिल जाएगा। तो ये कब मिलेगा, जब आप एच के अंदर क्या रखोगे, जी को रखोगे। तो ये तो हमने डिसाइड कर लिया कि किसके अंदर किसको रखना है, एच के अंदर जी को रखना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एच ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू में क्या होगा, एच ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, हम ये बोलेंगे कि एच ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, कॉस एक्स है, ठीक है। अब एच ऑफ कॉस एक्स चाहिए, तो एच ऑफ कॉस एक्स कब मिलेगा, जब एक्स के प्लेस पे आप क्या डालोगे, कॉस एक्स डालोगे, तो क्या मिल जाएगा, मॉड ऑफ कॉस एक्स मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए मॉड ऑफ कॉस एक्स तो मिल गया। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, हमें यहाँ देखना है कि ये जो आपका फंक्शन है ये मॉड ऑफ कॉस एक्स कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस होगा तभी तो ये कॉन्टिन्यूस होगा ना। तो सिंपली जैसा कि अकॉर्डिंग टू हम डेफिनेशन से, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि जो जी ऑफ एक्स है वो एट एक्स इक्वल टू सी पर क्या होना चाहिए, एट एक्स इक्वल टू सी पर कांस्टेंट होना चाहिए। तो आपको पता है कि जो जी ऑफ एक्स फंक्शन है, जी ऑफ एक्स फंक्शन कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। जो ट्रिगो फंक्शन है इसका ग्राफ भी हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखा ही था, वो कैसा था, कॉन्टिन्यूस था। इट मीन्स वो एक्स इक्वल टू सी बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए आपका फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, यानी एट एक्स इक्वल टू सी पर आपका जी ऑफ एक्स क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। फिर इसी तरीके से अब आपकी बारी आई किसकी, एच ऑफ जी ऑफ सी, क्योंकि एट एक्स इक्वल टू सी पर हम देखते हैं ना। अगर इसको देखना चाहो तो आप ऐसे देख सकते हो, अगर इसको हम लिखना चाहें मन की आंखों से तो क्या लिखेंगे, एच ऑफ जी ऑफ सी की बात कर रहे हैं। अब हम किसकी बात करें, जी ऑफ सी का, जो जी ऑफ सी में मिला है तो कौन क्या है, कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी पर। बट अब हमें बात करनी है एच ऑफ जी ऑफ सी की बात करनी है, तो हम बोलेंगे जो एच फंक्शन है आपका जी ऑफ सी पर क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो हमने बोला कि जी ऑफ सी है क्या, पहले तो बताओ आप। जब यहाँ पे आप सी डालोगे, जब यहाँ पर सी डालोगे तो जी ऑफ सी की वैल्यू क्या मिलेगी, कॉस से मिलेगी, जो कि क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, इसलिए एच ऑफ जी सी जी ऑफ सी भी आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा, ऐसे ही बोल सकते हो आप। तो यहाँ से आपका ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से आपको फिर से मैं बात बता दूं, जो आपकी ये 3 क्वेश्चन हैं 31, 32 और 33, इनो क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी ज़्यादा पूछे भी नहीं गए हैं, बट आपके बुक में होने की वजह से मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये, बस थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। जैसे मैं बता रहा हूँ इनको आप ऐसे ध्यान रखो, इनको ऐसे ही करना है आपको, ठीक है ना। इनके पीछे लॉजिक क्या है वो भी मैं आपको
बता रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करिए बस आप, ठीक है, बाकी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका मेथड नंबर 2। तो इस वजह से अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में आपको क्या करना है, आप फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की, ठीक है, चलिए। हो गया? अच्छा, आपका एक डाउट है, आपका डाउट ये है कि सर cos x तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस है, तो हमें समझ में आ गया, बट ये जो h ऑफ x इक्वल टू मॉड x ये कॉन्टिन्यूस होगा कि नहीं? तो मैं कहूँगा परेशान ना हो, ये भी कॉन्टिन्यूस होगा। कैसे होगा? देखिए, आप इसके ग्राफ पे जाओ सीधे। ग्राफ कैसे बनता है इसका? वी शेप का ऐसे बनता है। देखिए, हमने जब यहाँ से इसका ग्राफ ड्रॉ किया तो क्या मैंने कहीं से पेन लिफ्ट किया? ये कहीं पर ये जो आपका ग्राफ है, ये कहीं पर आपका क्या हुआ? ब्रेक है? नहीं है ना। जब आपका ये ग्राफ कहीं पर ब्रेक नहीं है और ये ऑलवेज कंटिन्यूअस है, तो इसको क्या बोलेंगे? ये आपका क्या होगा? कंटिन्यूअस फंक्शन होगा एट एक्स इक्वल टू सी बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। ये फंक्शन आपका भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस, इट मींस एच ऑफ जी ऑफ एक्स भी कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 जो है आपका, वो भी सेम ऐसे ही है, उसमें भी कोई खास डिफरेंस नहीं है। जैसे अभी आपने इसको किया वैसे उसको भी करना है। चलिए देखिए, क्वेश्चन उसमें बोला गया शो दैट द एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में साइन मॉड एक्स। शो करना है कि जो आपका ये फंक्शन है क्या है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो यहाँ पर भी आपको कोई पॉइंट दिया नहीं हुआ, तो हम बोलेंगे इस पर किस पे बात करेंगे? एट एक्स इक्वल टू सी बिलोंग्स टू रियल नंबर पर बात करेंगे। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? अगर इसकी फंक्शन वैल्यू को हम चेक करें तो फंक्शन वैल्यू इसकी क्या होगी? एफ ऑफ सी इक्वल टू में साइन मॉड सी। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? साइन सी मिलेगा, जो कि कांस्टेंट है। अगर इसकी लिमिट चेक करें लिमिटिंग वैल्यू के लिए, एक्स टेंडिंग टू सी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, एफ ऑफ एक्स कितना है? साइन मॉड एक्स है। इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या मिलेगा? सॉल्व क्या करेंगे? एक्स इक्वल टू सी पुट कर देंगे, बस साइन मॉड सी मिलेगा इक्वल टू में साइन सी। तो आपने क्या देखा कि जो आपको फंक्शन एफ एक्स की जो वैल्यू मिली, इसकी फंक्शन वैल्यू भी कांस्टेंट मिली आपको। ये क्या मिली? कांस्टेंट सी। तो ये भी आपको क्या मिला? कांस्टेंट सी मिला। इट मींस एफ ऑफ सी और एफ ऑफ लिमिटिंग वैल्यू, यानी इस फंक्शन की फंक्शन वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू एट एक्स इक्वल टू सी बिलोंग्स टू रियल नंबर पर दोनों ही क्या है? इक्वल। इट मींस आपका जो फंक्शन है वो एट एक्स इक्वल टू सी बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूअस है। ये भी बोल सकते हैं कि जो आपका फंक्शन की वैल्यू आई है ये कांस्टेंट है। इट मींस आपका जो कांस्टेंट फंक्शन होता है ये ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। इसका मतलब आपका ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। आप ऐसे भी करके स्टेटमेंट लिख दो, आपका काम हो गया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर हम उस तरीके के क्वेश्चन करना चाहें उस मेथड से, तो क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि यहाँ पर हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में साइन मॉड एक्स दिया हुआ है। ठीक है, अगर ये साइन मॉड एक्स दिया हुआ है तो अब हम यहाँ क्या करेंगे? हम यहाँ पे ये बोलेंगे, सीधी सी बात है, नो बकवास है। करना क्या है? ये करना है आपको कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन मॉड एक्स दिया हुआ है तो हमें एट एक्स इक्वल टू सी पर चेक करना है। चेक करने के लिए हम ये बोलेंगे कि आप क्या करो, हाँ ये बोलो कि इसके लिए कौन कौन से फंक्शन है, जो फंक्शन मतलब कि वो पहले वो फंक्शन सर्च करो जिन दो फंक्शन से मिलकर ये कंपोजिट फंक्शन बना है। तो हम बोलेंगे कि एच ऑफ एक्स इक्वल टू में साइन एक्स से और किससे? एच ऑफ एक्स इक्वल टू में साइन एक्स और जी ऑफ एक्स इक्वल टू में मॉड ऑफ एक्स। इन दो फंक्शन से मिलकर आपका ये फंक्शन फॉर्म हुआ है। तो अब मैं बोलूँगा कि आप ये चेक करो कि कौन सा फंक्शन किस में होगा, क्योंकि देखिए जैसे ही आप अगर साइनस को इसमें रखोगे, अगर साइनस को इसमें डालोगे आप तो इसका मतलब क्या? एक्स के प्लेस में क्या होना चाहिए? नहीं समझे आप? अगर हम इसको इसमें डालें तो हम क्या बोलेंगे कि x के प्लेस पे अगर x के, देखिए g ऑफ x इक्वल टू मॉड x है ना, मैं बोल रहा हूँ x के प्लेस पे आप क्या डालो? मॉड x डालो। x के प्लेस पे जब आप मॉड x डालोगे तो h ऑफ मॉड x की वैल्यू कितनी आएगी? साइन मॉड x आएगी। इट मीन्स आपको hx के अंदर gx को रखना है। किसको किसके अंदर रखना है? hx के अंदर gx को रखना है। तो पहले आपने ये सर्च कर लिया कि किसको किसके अंदर रखना, तो अब आप लिख लीजिए। क्या लिखेंगे कि h ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू में h ऑफ g ऑफ x ऑफ x, hx के अंदर gx को रखना है। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पे क्या करने वाले हैं, h ऑफ g ऑफ x कितना है? मॉड x है। तो हमें क्या चाहिए? h ऑफ मॉड x का मिलेगा, जब x के प्लेस पे मॉड x रखेंगे तो यहाँ पर भी मॉड x हो जाएगा। क्या मिलेगा? साइन मॉड x मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका, यानी कि h ऑफ g ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस, देयरफॉर साइन मॉड x इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस। क्यों? क्योंकि साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसका ग्राफ भी कॉन्टिन्यूअस होता है। उसका ग्राफ कैसे बनता है? सॉरी, ये है, ये किसका है? साइन एक्स का ग्राफ है।
जब साइन एक्स का ग्राफ कॉन्टिन्यूस है और मॉड एक्स का ग्राफ ऑल्सो कॉन्टिन्यूस है, इट मीन साइन मॉड एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। बस इतनी बात ध्यान रखनी है। और x जो मॉड x है ये एट इक्वल टू सी बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूस है, साइन x भी x बिलोंग्स टू सी रियल नंबर के लिए कॉन्स्टेंट है। इस मीन्स आपका साइन मॉड x भी कॉन्टिन्यूस, हर तरीके से आपका ये फंक्शन क्या मिल रहा है, कॉन्टिन्यूस मिल रहा है, इसलिए आपका ये फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। मैंने 2 की 3 मेथड्स आपको बता दिए हैं। अगर आप चाहो तो इसको एक तरीके से और भी कर सकते हो। कैसे? इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों भी चेक करके कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ मॉड एक्स लगा हुआ है। इसके लेफ्ट साइड भी आप इसकी लिमिट चेक करोगे और राइट हैंड साइड भी चेक करोगे, तो यानी इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट भी चेक करके आप इसकी क्वांटिटी को बता सकते हो। इसके लिए भी इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था कॉस मॉड ऑफ कॉस एक्स के लिए, दोनों के लिए बता रहा हूँ। इन दोनों पर भी आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करके भी बोल सकते हो। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33। अब हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इन सभी के कंपेरिजन में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन करने का पैटर्न क्या है, करने का वे क्या, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, क्यों ऐसा किया वो भी बताऊंगा। बट आप इसको पहले कॉपी कर लीजिए अच्छे से, फिर हम उसमें अप्रोच करते हैं। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। जैसा कि हम लोगों ने अभी बोला था, तो क्वेश्चन नंबर जो 34 है आपका, उस 34 में क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में पहले हम देख लेते हैं। कह ये रहा है कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आपको क्या करना, ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, आपको जितनी भी, यानी कि आपको वो हर एक पॉइंट बताना है जिस पॉइंट पर आपका ये फंक्शन, जो ये फंक्शन दिया हुआ है f इक्वल टू मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1 कॉन्टिन्यूस है। हर एक वो पॉइंट बताना जिस पॉइंट पर ये आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। फिर क्या बोला गया, डिफाइंड बाय दिस। तो पहले इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा, इस क्वेश्चन के लिए हम करने क्या वाले हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन दिए जाएं तो आपको बोला जाए कि आप पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताइए, तो आपको क्या करना होगा, इन क्वेश्चंस में पहले वो पॉइंट फाइंड करना होगा, किस किस पॉइंट पर ये फंक्शन आपके कॉन्टिन्यूस या डिसकंटिन्यूस हो सकते हैं, वो पॉइंट पहले निकालेंगे। फिर उस पॉइंट से, उस पॉइंट की हेल्प से हम क्या दिखाएंगे, एक फंक्शन फॉर्म करेंगे। फिर उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को चेक करेंगे, उस फंक्शन की फंक्शन वैल्यू को चेक करेंगे। अगर ये तीनों इक्वल हो गया तो आपका उस पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, अगर अनइक्वल हुआ तो उस पॉइंट पर आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। समझ में आया प्रोसेस, मैंने क्या बोला, समझिएगा आप क्वेश्चन से। पहले हम क्या करेंगे, वो पॉइंट फाइंड करेंगे किस किस पॉइंट पर आपका ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो सकता है। तो मैं बोलूँगा मॉड एक्स दिया हुआ है, यानी एक्स इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन हो सकता है आपका। ठीक है, पहला क्या मिलेगा, एक्स इक्वल टू 0, मॉड एक्स प्लस 1 दिया हुआ है, इट मीन्स एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 लेंगे। फिर एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, -1। तो आपको 2 पॉइंट मिले, एक एक्स इक्वल टू -1, एक एक्स इक्वल टू 0। तो पॉइंट्स कैसे निकालना आप समझ गए, पॉइंट कैसे निकालना, जो भी फंक्शन दिया हुआ उसके 2 फंक्शन, जैसे ये भी क्या है, 2 फंक्शन दिए हुए हैं, यानी मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स, यानी कोई कौन सी फॉर्म है फंक्शन की, वाली फॉर्म है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में एच ऑफ एक्स माइनस का जी ऑफ एक्स की फॉर्म है, तो ये वाली फॉर्म है। तो यहाँ से एच ऑफ एक्स के लिए हम बात करेंगे तो एक्स इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, यानी एच ऑफ एक्स इक्वल टू 0, फिर जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, फिर वहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, ये जो भी वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। फिर हम बोलेंगे इस पॉइंट पर हमें इसकी डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है या इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, जो भी बोला गया हो क्वेश्चन। जैसे यहाँ डिसकंटिन्यूटी बोला गया तो हम डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे। चेक करने के लिए फिर हम इन दोनों पॉइंट्स पर हम बात करेंगे कि इन दोनों पॉइंट्स का फंक्शन क्या होगा, इन दोनों पॉइंट पर फंक्शन क्या फॉर्म होगा। फिर उस फंक्शन की कंटिन्यूटी को या डिसकंटिन्यूटी को हम चेक करेंगे, क्योंकि जब फंक्शन हमें मिल जाएगा तो उसकी कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी चेक करना बहुत आसान है। उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की फंक्शन वैल्यू तीनों को चेक करेंगे। इक्वल तो कंटिन्यूअस, अनइक्वल तो डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, यही करना है आपको। चलिए अब हम बात किस पे करने वाले हैं, एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू -1 पर। किस पे, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू -1 पे। तो हम जब नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए नंबर लाइन में इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ जिससे आपको चीज़ें जब तो अच्छे समझ में आ जाए। अरे स्ट्रेट ड्रॉ हो जाओ भैया, क्यों परेशान कर रहे हो। देखो इधर क्या होता है माइनस इनफाइनाइट, इधर क्या होता है प्लस इनफाइनाइट। मैं मान लेता हूँ कि -1 कहाँ पर है, यहाँ पर है -1। क्या है यहाँ पर, -1 है, और 0 कहाँ पर होगा, 0 यहाँ पर होगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो चलिए देखते हैं हम कौन कौन से पॉइंट पर कंसीडर करने वाले हैं। ठीक है, हम क्या कहेंगे, जब इसकी डिसकंटिन्यूटी को अगर हमें चेक करना है तो डिसकंटिन्यूटी किस किस पॉइंट पे चेक करेंगे, -1 के लेफ्ट साइड पे चेक करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे, -1 के राइट साइड पे चेक करेंगे, 0 के लेफ्ट साइड पे चेक करेंगे और 0 के राइट साइड पे चेक करेंगे। इन 3 पॉइंट्स पर हम चेक करेंगे कि फंक्शन हमारा क्या हो सकता है और इसकी डिसकंटिन्यूटी हो सकती है कि नहीं हो सकती। डिसकंटिन्यूटी अगर हम चेक करनी है, इस पॉइंट के राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड चेक करेंगे, इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे चेक करेंगे। तो पॉइंट कौन कौन से बनेंगे, एक तो बनेगा जब x इज लेस देन -1 होगा। इसके लिए क्या बनेगा, x इज लेस देन -1। यहाँ पर क्या होगा, x जो होगा -1 से छोटा होगा, क्योंकि जब ये -1 यहाँ तो यहाँ पे क्या होगा, -1 से छोटा होगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे जो पॉइंट बनने वाला वो पॉइंट क्या बनेगा, x इज, क्योंकि 0 और -1 के बीच में है, तो यहाँ पे 0 से x जो होगा वो 0 से छोटा होगा और -1 से बड़ा होगा। तो -1 से बड़ा और 0 से छोटा और -1 के बराबर होगा। यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बनेगा, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ पर x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 यानी इसके लिए। ठीक है, और इसके लिए क्या होगा आपका, यहाँ पर
x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 एंड लेस देन 0, इसके लिए x इज लेस देन -1। तो यहाँ पर 3 कंडीशंस आपको दिखी, फर्स्ट ये, सेकंड ये और थर्ड ये। तो इन तीनों पर आपको क्या देखना है, फंक्शंस देखने, कौन कौन से फंक्शन हो सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं व्हेन x इज लेस देन -1, तब हम बोलेंगे क्या हो सकता है। चलिए x इज लेस देन -1 के लिए हमें फंक्शन चेक करना है, तो हम देखेंगे कि फंक्शन क्या क्या हो सकता है x इज लेस देन -1 पर। x इज लेस देन -1 का मतलब क्या है कि जब भी आप -1 से इधर जाओगे तो आपको -1 से छोटी वैल्यूज मिलेंगी। क्या मिलेंगी, छोटी वैल्यू, क्योंकि क्या होता है जो निगेटिव में जो वैल्यू सबसे छोटी होती है वो सबसे बड़ी होती है। अगर हम यहाँ पे मान लें -2 होगा तो -2 बड़ा नहीं होगा, -2 -1 से छोटा होगा। और जिस दिन आपने यहाँ पे वैल्यू रखी यहाँ पर, तो अब देखिए यहाँ जब वैल्यू रखेंगे आपको क्या मिलेगा, निगेटिव। बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है मॉड का मैं समझा देता हूँ आपको, उसी मॉड के उसी कॉन्सेप्ट पे चलना है। देखिए जो मॉड एक्स होता है ये दो तरीके से ब्रेक होता है। अगर मॉड एक्स की वैल्यू क्या है, मॉड एक्स की जो वैल्यू है वो मॉड के अंदर कैसी मिलती है, निगेटिव मिलती है, और हम मॉड के अंदर कैसी मिलती है, पॉजिटिव। दो बातें हम करने वाले हैं, दो बातें करेंगे। अगर मॉड एक्स की जो वैल्यू है यानी एक्स की जो वैल्यू मॉड के अंदर, अगर मॉड के अंदर आपको निगेटिव मिलता है, मॉड के अंदर क्या मिलता है, निगेटिव, और मॉड के अंदर क्या मिलता है, पॉजिटिव। तो दो बातें हो रही हैं यहाँ पर, एक मॉड के अंदर निगेटिव की, एक मॉड के अंदर पॉजिटिव की। अगर मॉड के अंदर निगेटिव आपको मिलेगा तो बाहर जो आपकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, निगेटिव साइन के साथ बाहर आएगी, निगेटिव साइन के साथ बाहर आएगी। क्या आएगी, ये आएगी। देखो ऐसे लिखेंगे, अगर मान लो यहाँ पे -x हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, निगेटिव साइन के साथ बाहर आएगी, -x, ठीक, ऐसे बाहर आएगा। क्या, अगर आपको मॉड x है और निगेटिव है, अंदर कैसा आ गया, x निगेटिव आ गया, मतलब कि कैसे बाहर आएगा, -x के साथ बाहर आएगा। अगर आपका पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर आ जाएगा। कैसे आएगा, एज इट इज बाहर आ जाएगा। कैसे बाहर आ जाएगा, मॉड x है तो x से बाहर आ जाएगा। समझ गए, एज इट इज का मतलब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बाहर आ जाएगा, निगेटिव है तो निगेटिव साइन के साथ बाहर आएगा। ध्यान क्या रखना है, मॉड x हमारे पास दो तरीके से खुलता है। एक, अगर मॉड x की वैल्यू यानी मॉड x में अंदर की जो वैल्यू है वो वैल्यू अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन के साथ बाहर आएगी, अगर पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर आएगी, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बाहर आ जाएगा। जैसा कि हम चेक करने वाले देखिएगा यहाँ पर फंक्शन ये दिया हुआ है, x इज लेस देन -1 पर हमें चेक करना है कि फंक्शन क्या हो सकता है। तो हम बोलेंगे x इज लेस देन -1 का मतलब क्या, -1 से छोटी। जब यहाँ पे -1 से छोटी कोई वैल्यू डालोगे तो निगेटिव मिलेगी ना। जब अंदर मॉड के अंदर निगेटिव तो बाहर कैसा मिलेगा, निगेटिव मिलेगा, तो माइनस का x मिलेगा। ठीक, अब देखिए बीच में क्या है, माइनस है तो माइनस लगा दिया मैंने। अब मॉड x + 1 है, अब यहाँ पर x की वैल्यू डालिए आप, -1 से छोटी वैल्यू क्यों डालेंगे, जो भी आप -1 से छोटी वैल्यू, -1 से कोई वैल्यू यहाँ पे डालेंगे आप, -1 से छोटी, वो -1 से यानी माइनस क्या हो सकता है, -1.5 हो सकता है, -1.4 हो सकता है, -1.1 हो सकता है, -2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो कि सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, बाहर निगेटिव मिलेगा। क्योंकि जाहिर सी बात -1.5 + 1 करोगे आप तो आपको माइनस का 0.5 मिलेगा, -1.4 + 1 करोगे तो माइनस का 0.4 मिलेगा, -1.3 + 1 करोगे तो 0.3 मिलेगा निगेटिव का। तो हर एक वैल्यू निगेटिव मिल रही मॉड के अंदर, इट मीन्स जो वैल्यू बाहर आएगी वो निगेटिव साइन के साथ बाहर आएगी। कैसे लिखेंगे, माइनस का x + 1, समझ पा रहे हो आप, ऐसे लिखना है आपको, एक ब्रैकेट और क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो देखिए f(x) क्या मिलने वाला है आपको, तो f(x) = में आपको मिलेगा -x माइनस प्लस हो जाएगा x + 1, x से x कैंसिल आउट हो गया तो मिला कितना आपको 1, f(x) कितना मिल गया 1, कहाँ पर, जब when x इज लेस देन -1 था। अब बात समझ आ गई आपको। अब हम चेक करने वाले किस पर, when x इज ग्रेटर देन r = -1 एंड लेस देन 0 पर। चलिए इस पर चेक करते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं जब x हमारा -1 से बड़ा और -1 के बराबर हो या 0 से छोटा हो, तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो भी आपको कैसे मिलेगी, निगेटिव ही वैल्यू मिलेगी, बट -1 से बड़ी ही मिलेगी। क्यों, -1 से बड़ी कैसे मिलेगी, माइनस का 0.3 मिलेगा। जाहिर सी बात, मैंने बोला निगेटिव में जो साइन सबसे छोटी होती है वो बड़ी होती है, तो -0.3 जो होगा वो -1 से बड़ा होगा। माइनस का 0.4, -0.5, -0.6, -0.7, -0.10, -0.9, यहाँ पर वो पॉइंट्स सब मिलेंगे जो कि -1 से बड़े होंगे। ठीक है ना, क्योंकि इधर हम बात कर रहे हैं ना, राइट साइड इधर जाएंगे तो -1 से बड़ा वैल्यू मिलेगा, लेकिन निगेटिव मिलेगा, और ये 0 से छोटा। समझ गए ना आप मेरी बात। चलिए अब हम इसको वैल्यू पुट करते हैं। जिस दिन आप यहाँ पे x के प्लेस पर इन वैल्यूज़ को डालोगे, -1 से छोटी को, -1 से बड़ी वैल्यूज़, वो भी निगेटिव में होंगी। जाहिर सी बात, जब 0 से, जब तक आप 0 के इधर हो, सारी वैल्यू आपको निगेटिव मिलेगी। 0 के लेफ्ट में जब तक हो तब तक निगेटिव में मिलेगी, लेकिन -1 से बड़ी मिलेगी, क्योंकि -1 से आप राइट साइड में देख रहे हो। ठीक है, -1 से राइट साइड और 0 से लेफ्ट साइड में जो वैल्यू मिलेंगी वो -1 से बड़ी होंगी, लेकिन 0 से
छोटी होंगी और कैसी होंगी, निगेटिव होंगी। जब आप यहाँ पे डालोगे कोई भी वैल्यू, जैसे -0.3, 0.4 निगेटिव में, सारी वैल्यू निगेटिव में, इसमें जब x के अंदर मॉड के अंदर निगेटिव, तो बाहर कैसा मिलेगा, निगेटिव। आई बात समझ में कि नहीं आई, आ गई ना, ठीक। बीच में कौन सा साइन है, माइनस का। अब देखिए यहाँ पर जिस दिन आप वैल्यू डालोगे -1 से बड़ी, मतलब माइनस का 0.3, माइनस का 0.4, आपको पॉजिटिव मिलेगा। क्यों, -0.4 डालोगे तो 1 में से माइनस करोगे, 1 की वैल्यू बड़ी है तो 0.6 मिलेगा, बड़ा है ना, वो भी पॉजिटिव मिल रहा है। इट मीन्स मॉड के अंदर पॉजिटिव, तो ये एज इट इज बाहर आ जाएगा। एज इट इज कैसे बाहर आएगा, x + 1 की तरह बाहर आ जाएगा। इसको सॉल्व करो, माइनस का x, माइनस का x, माइनस का 1, तो आपने क्या देखा यहाँ पे मिला, माइनस का 2x, माइनस का 1। ठीक है, तो ये मिल गया fx कब, जब आपका x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 एंड लेस देन 0 था। अब कब किस पे चेक करना है हमें, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 पर, व्हेन x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, तब के लिए। ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 मतलब क्या, 0 की वैल्यू मतलब 0 से बड़ी, तो 0 से बड़ी के लिए हर एक वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलने वाली है। इट मीन्स हम बोलेंगे fx क्या हो जाएगा आपके पास, x यहाँ पे क्या मिलेगा, पॉजिटिव, क्योंकि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 में बात कर रहे हैं। जब ये पॉजिटिव तो एज इट इज बाहर आ जाएगा, माइनस ये भी पॉजिटिव तो एज इट इज बाहर आ जाएगा, तो x + 1, x माइनस का x, माइनस का 1, माइनस का 1। तो आपने क्या देखा कि x इज लेस देन पे x इज लेस देन -1 पर फंक्शन की वैल्यू 1, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 -1, लेस देन 0 पर आपकी वैल्यू मिली 2x - 1, माइनस का 2x - 1, और x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 पर -1 मिली। तो आपको जो फंक्शन फॉर्म हुआ, वो फंक्शन क्या क्या फॉर्म हुआ, देखिए आपको जो fx फॉर्म हुआ, वो fx ये फॉर्म हुआ 1 -2x -1 एंड -1। 1 कब था, जब x इज लेस देन -1 था, और -2x -1 कब था, जब x जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 एंड लेस देन आर इक्वल टू लेस देन 0 था, लेस देन 0 था। ठीक, फिर उसके बाद x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 पर मिला आपको -1 मिला। ये 3 फंक्शन आपको मिले। अब इन तीनों फंक्शन जो मिले हैं, अब इनकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की बात करनी, किस पर, एट x इज इक्वल टू 0, किस पर, एट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -1 पर, क्योंकि इन्हीं 2 पॉइंट्स पर आपका फंक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। देखिए -1 से 1 -1, यहाँ पे x की वैल्यू -1 से छोटी, यहाँ -1 से बड़ी, यहाँ 0 से छोटी, यहाँ 0 से बड़ी। तो इसलिए एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक करना है आपको, और इसकी फंक्शन वैल्यू अगर इक्वल तो कंटिन्यूअस, अनइक्वल तो डिसकंटिन्यूअस, दोनों पॉइंट्स पर आपको चेक करनी है। चलिए अब इसकी कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। इतनी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। देखिए इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, एट x इक्वल टू 0 पर चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेंगे, लिमिट सॉरी LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लहल एट x इक्वल टू 0, तो क्या बोलेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू, किस पर चेक कर रहे हैं, 0 पर, तो 0 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, फंक्शन fx। तो ये बताइए एट x इक्वल टू x टेंडिंग टू 0 माइनस, जब हमारा x टेंडिंग टू 0 माइनस का मतलब क्या है, 0 से छोटी, तो 0 से छोटी के लिए, 0 से छोटी के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 सेकेंड, हम एट x इक्वल टू 0 पर चेक कर रहे हैं ना। x इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, हमें फंक्शन चाहिए कब, जब x इज लेस देन 0, जब x इज लेस देन 0, x कब है लेस देन 0, 0 से छोटा कब है x, जब -2x -1 है, यही तो है ना, माइनस लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx कितना हो जाएगा, -2x -1। एक बार फिर से समझ लीजिए, हमने बोला लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस पे बात कर रहे हैं। 0 माइनस मतलब क्या, 0 से छोटी, 0 से छोटी मतलब कि x इज लेस देन 0। तो हम देखेंगे x इज लेस देन 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो x इज लेस देन 0 पर फंक्शन की वैल्यू है -2x -1। हमने पुट कर दिया। अब इस लिमिट को सॉल्व करते हैं। लिमिट कैसे सॉल्व होगी, x इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, तो -2 इंटू में 0 -1, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे नहीं मिलेगा ना, कितनी वैल्यू मिली, -1। समझ में आई बात, x इक्वल टू क्या पुट किया हमने, 0, जब 0 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो मिलेगा क्या, -1। राइट लिमिट चेक कर लेते हैं, तो बोलेंगे RHL मतलब कि रहल एट x इक्वल टू 0, तो क्या बोलेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, यहाँ पे क्या है फंक्शन fx है, इक्वल टू में होगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस। अब देखिए 0 प्लस का मतलब क्या, x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी, तो x इज ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, -1 है, तो लिमिट कितनी मिल गई, -1। तो हमने क्या देखा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट मिल गया, फंक्शन की फंक्शन वैल्यू एट x इक्वल टू 0 पर कितनी है, -1 है। देखिए x क्या है यहाँ पर, 0 के बराबर है, 0 से बड़ी, तो 0 के बराबर पर fx की वैल्यू कितनी है, -1 है। तो हम क्या देखे, हमने ये देखा
कि एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू तीनों की क्या है, इक्वल हैं। इट मीन्स आपका जो फंक्शन एफ एक्स है इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 पर तो आपका ये जो फंक्शन है ये क्या है, कंटिन्यूअस है। अब हम बात किस पे करेंगे, एट एक्स इक्वल टू -1 पर। किससे बात करने वाले हैं आप, एट एक्स इक्वल टू -1 पर, किसकी, लेफ्ट हैंड लिमिट की, LHL की। ठीक है, चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं। उस पर तो हो गया, किस पे, एक्स इक्वल टू 0 पर हमने देख लिया। आप किस पे देख रहे हैं, एक्स इक्वल टू -1 पर। अब एक्स इक्वल टू -1 पर हम चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो बोलेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। तो 1 माइनस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, लेस देन 1, एक्स इज लेस देन 1। तो एक्स इज लेस देन 1 पे देखेंगे कि वैल्यू क्या है, एक्स इज लेस देन -1, यानी कि एक्स की जो वैल्यू होनी चाहिए वो लेस देन 1 माइनस, ओ सॉरी, यहाँ पे देखिए क्या है, एक्स इज इक्वल टू -1 पे बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखेंगे, एक्स इज लेस देन -1। यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स इज लेस देन -1, ऐसे ध्यान रखना। ठीक है, हाँ फिर से शुरू से देखिए, एक्स इक्वल टू -1 पर हमको क्या चेक करनी है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। तो बोलेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू -1 पे माइनस, मतलब माइनस, ये माइनस क्या शो कर रहा है, सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट को शो कर रहा है बस, एफ एक्स, यानी कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू -1 पे माइनस, यानी कि एक्स की जो वैल्यू है वो लेस देन -1 पर। एक्स इज लेस देन -1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक्स इज लेस देन -1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक्स इज लेस देन -1 पर, सॉरी एक्स इज लेस देन -1 ये रहा, लेस देन -1 पर वैल्यू कितनी है, 1 है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी मिली, सिर्फ 1 मिली। चलिए अब राइट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं। तो बोलेंगे राइट RHL यानी रहल एट एक्स इज इक्वल टू -1, बोलेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू -1 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में लिमिट एक्स टेंडिंग टू -1 प्लस कितना है, यानी कि एक्स इज ग्रेटर देन 1, एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के लिए, सॉरी एक्स इज ग्रेटर देन पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, -2x -1। यहाँ पुट कर दीजिए -2x -1। अब यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व क्या करना है, x इक्वल टू -1 पुट कर दीजिए, आपका सॉल्व हो जाएगा। जब पुट करेंगे तो -2 इंटू में -1 माइनस का 1 कितना हो जाएगा, 2 - 1 इक्वल टू में 1। तो आपने क्या देखा, रहल की वैल्यू यानी राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, और लेफ्ट हैंड लिमिट में कितना मिला, 1। अब देखिए अब हम क्या बात करेंगे, फंक्शन की फंक्शन वैल्यू एट एफ ऑफ -1, एफ ऑफ -1 यानी कि x इक्वल टू -1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू -1 पर फंक्शन की वैल्यू है -2x -1। तो यहाँ पे बोलेंगे एफ एक्स इक्वल टू है -2x -1। तो एफ ऑफ -1 कितना होगा, -2 इंटू में -1 कितना हो जाएगा, 1। ये तो हमने क्या देखा, फंक्शन की जो वैल्यू आई है यानी एफ ऑफ -1 की जो वैल्यू आई है वो भी 1 मिली। तो हम ये बोलेंगे स्टूडेंट्स, हम ये बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू में राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू में फंक्शन की फंक्शन वैल्यू, ये तीनों ही क्या है, इक्वल हैं। तो हम बोलेंगे कि जो फंक्शन एफ एक्स है इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -1, यानी कि आपका जो फंक्शन है वो s इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -1 दोनों पर ही कंटिन्यूअस है। इट मीन्स देयर हियर नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, हियर नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हमें क्या बताया था यहाँ पे, ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताए थे, हम बोलेंगे हियर, आंसर जो होगा इसका फाइनल वो क्या होगा, लिख रहा हूँ यहाँ पर, हियर नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ओके स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से मार्क कर लीजिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है और इस टाइप के क्वेश्चन आ भी सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी इसमें 2 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, जब भी आपको पॉइंट की डिसकंटिन्यूटी पॉइंट की बात कर दी जाए, आपके फंक्शन इस तरीके से हो, तो पहले आप उस पॉइंट को सर्च करिए कि उस किस पॉइंट पर आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। वो पॉइंट कैसे निकालोगे, आप फंक्शन लीजिए, फंक्शन को इक्वल टू 0 पुट करके वहाँ से वो पॉइंट फाइंड करिए, फिर उस पॉइंट के राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड जो पॉइंट्स होंगे उसके राइट और लेफ्ट साइड पे आपको क्या करनी है, उसकी चेक करनी की फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, उस फंक्शन की वैल्यू को उस पॉइंट पर चेक करिए, फिर आपको एक नया फंक्शन फॉर्म होगा, उस नए फंक्शन की आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट पर्टिकुलर पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर बात हो रहा है, जिस पॉइंट पर चेंज हो रहा है, उस पॉइंट पर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की फंक्शन वैल्यू तीनों को चेक करिए। अगर तीनों इक्वल तो आप कंटिन्यूअस बोलेंगे, अगर तीनों में से कोई भी अनइक्वल तो आप डिसकंटिन्यूअस बोल देंगे कि आपका जो फंक्शन है ये इस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, अगर तीनों इक्वल तो आपका ये फंक्शन इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस, जैसा कि हम लोगों ने किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज का जो ये लेक्चर है, ये लेक्चर कंप्लीटली सॉल्व होता हुआ कंटिन्यूटी का एक्सरसाइज 5.1 जो कि कंटिन्यूटी पूरी किस पे बेस्ड थी, पूरी कंटिन्यूटी पर बेस्ड थी।
हम लोगों ने हर एक क्वेश्चन सॉल्व किए, अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन सॉल्व किए, हर एक मेथड्स को पढ़ा हम लोगों ने और अच्छे से इस एक्सरसाइज को कवर भी किया। ओके, फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी रह जाती है, कोई भी डाउट रह जाता है, तो आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, सर मुझे इस पॉइंट पर डाउट्स है, तो वो आपके डाउट्स क्लियर भी किए जाएंगे। लेकिन अगर हो सके तो आपको डाउट अगर क्लियर करना है तो सबसे तरीका अच्छा यही होगा कि आप उस लेक्चर को 1-2 बार अगेन देखें, आपका सॉल्व हो जाएगा डाउट। क्योंकि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर 1-2 बार आपको अगेन रिवाइज भी करना पड़ेगा और पढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट अगर एक बार क्लियर हो गया और आपने क्वेश्चन लगाने सॉल्व कर दिए, जितने अच्छे आप क्वेश्चन लगाते जाओगे, आपका पॉइंट ऑफ व्यू यानी आपके क्वेश्चन उतने अच्छे लगते जाएंगे और आप उतना अच्छा से इसको समझते भी चले जाओगे और क्वेश्चन उतने अच्छे आपके सॉल्व होते जाएंगे। ठीक है, जैसा कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मैथ्स से आपकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, मैथ्स उतनी अच्छी होगी। तो आप चैप्टर से डरिए मत, मेहनत करिए, आप अच्छा करोगे। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में, जो कि आपका होगा डिफरेंशिएबिलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपका, वहाँ पर भी हम लोग एक्सरसाइज के सॉल्व करेंगे। बट एक्सरसाइज सॉल्व करने के साथ साथ हम उनके क्वेश्चंस को और उनकी थ्योरी को जो उनसे रिलेटेड होगा, उनके जो मेथड्स होंगे, उनकी जो ट्रिक्स होगी, सबको क्लियर करेंगे। ओके, एंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू सो मच। चलिए चलते हैं।